और हमारे पास H.C. वर्मा चैप्टर नंबर 5 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के अंदर हम पढ़ते हैं 3 लॉज ऑफ मोशन के बारे में, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के बारे में, ये जानने के लिए कि इक्विलिब्रियम क्या कंडीशन होती है। ये जानते हैं बच्चे हमारे पास कि मोशन एक्सेलरेटेड या रिटार्डेड कब होता है और कैसे एक बॉडी अपनी स्पीड को बढ़ाती है या कम करती है। इसके लिए अनबैलेंस्ड फोर्स रिक्वायर्ड होती है। इस पूरे चीज को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। देखिए, बैलेंस्ड फोर्सेस, हमारे पास बैलेंस्ड फोर्सेस, मोशन और नो मोशन। हमारे पास मोशन और नो मोशन, इसमें 2 चीजें हो सकती है, मोशन भी हो सकता है और नो मोशन भी हो सकता है। अगर बैलेंस फोर्सेस हैं, सभी फोर्सेस का सम 0 के बराबर है और बॉडी मोशन कर रही है, तो बॉडी आपके पास हमेशा किस में चलेगी? स्ट्रेट लाइन के अंदर। बॉडी स्ट्रेट लाइन के अंदर चलेगी और आपकी वेलोसिटी फाइनल और वेलोसिटी इनिशियल दोनों का हमारे पास यहाँ पर डिफरेंस 0 के बराबर। नो मोशन को हम यहाँ पर इक्विलिब्रियम की कंडीशन बोलते हैं और यह हमारे पास कौन सा इक्विलिब्रियम होता है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। याद रखना, बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन, क्या अगर मैं बोलता हूं एक बॉडी मूव कर रही है तो क्या वो बैलेंस फोर्सेस के अंदर मूव कर सकती है? बच्चा बोलता है नहीं, गलत बात, वो कर सकती है पर वो स्ट्रेट लाइन में चलेगी और वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। और ऊपर वाले को हम कौन सा इक्विलिब्रियम बोलते हैं? शाबाश बताओ। दिस इज नोन एज टू बी द डायनेमिक इक्विलिब्रियम। यह हमारे पास डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। और नेक्स्ट वन, हमारे पास आ जाती है अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अगर हम अनबैलेंस्ड फोर्सेस की बात करें तो यहां पर हमारे पास क्या चीज आ जाती है? यहां पर हमारे पास आती है मोशन। अब मोशन हमारे पास 2 तरह की हो सकती है, एक्सेलरेटेड और हमारे पास रिटार्डेड। दे एक्सेलरेटेड और आपके पास रिटार्डेड मोशन। अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से जो मोशन हमारे पास आती है वो मोशन हमारे पास अगेन 2 तरीके से हो सकती है। या तो बॉडी स्ट्रेट लाइन के अंदर एक्सेलरेट या रिटार्ड होगी और इसके लिए जो बॉडी के ऊपर फोर्स लगेगी वो हमारे पास पैरेलल टू दी वेलोसिटी या फिर एंटी पैरेलल टू दी वेलोसिटी होगी। तो मोशन या तो एक्सेलरेटेड होगी या रिटार्डेड होगी, लेकिन बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलेगी। बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलेगी, बॉडी स्ट्रेट लाइन के अंदर चलेगी। कब? जब फोर्स और वेलोसिटी पैरेलल हो या फोर्स और वेलोसिटी 180 पे हो। और नेक्स्ट मोशन, मोशन हमारे पास कर्व के ऊपर चली जाती है। कर्व के ऊपर कब चली जाती है? जब आप फोर्स लगा रहे हो और जो वेलोसिटी हो, they have angle theta between them, they have the angle theta between them। इन दोनों के बीच में हमारे पास एंगल थीटा होता है। they have the angle theta between them, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा के बराबर होता है। और ये थीटा एंगल अगर एग्जैक्टली 90 के बराबर हो जाए तो फिर ये कर्व हमारे पास क्या बन जाता है? सर्कुलर मोशन बन जाता है। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में छपा हुआ होना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपका कोई क्वेश्चन गलत ना हो तो ये छपा हुआ होना चाहिए। सारी कहानी बैलेंस या अनबैलेंस फोर्सेस की है। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना बच्चे, वो ये कि फोर्सेस आर प्रोड्यूस्ड इन पेयर्स। दे फोर्सेस आर प्रोड्यूस्ड इन द पेयर। जो फोर्सेस हैं वो हमारे पास प्रोड्यूस्ड होती हैं किसके अंदर? आपके पास पेयर्स के अंदर। ये पेज जो अभी मैंने यहाँ पर बनाया, ये पेज पूरा +1 और +2 को कंट्रोल करता है। इसमें से कोई भी एक कॉन्सेप्ट आपका ढीला है तो आप क्वेश्चन को सर नहीं कर पाओगे। बोलो। सर, ये बाद में नोट्स आप भेज सकते हैं ना ग्रुप में? हाँ भेज देंगे बच्चे, भेज देंगे ग्रुप के अंदर। ठीक है सर। तो हमारे पास यहाँ पर ये वाली चीज आ गई। नेक्स्ट पॉइंट, अब हम क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन के हमारे पास क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम H.C. वर्मा। A block of mass 2 kg is placed on the long frictionless horizontal table is pulled horizontally by constant force F। मेरे पास यहाँ पर एक 2 kg का आपके पास यहाँ पर ब्लॉक है
और हमारे पास इसको फ्रिक्शनलेस टेबल के ऊपर आप एक कांस्टेंट फोर्स F से खींचने की कोशिश कर रहे हो और इट इज फाउंड टू मूव, ये आपको पता लग रहा है कि मूव किया, और ये मूव किया तो हमारे पास हॉरिजॉन्टली मूव किया, और आपके पास इसकी इनिशियल वेलोसिटी किसके बराबर है, 0 मीटर पर सेकेंड, और इसने आपके पास यहाँ पर आपके पास 2 सेकेंड के अंदर 10 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया। अगर हमारे पास ऐसा कुछ आ रहा है तो आपको बताना है कि इस पे कितनी फोर्स लगी। तो फोर्स कैसे निकालोगे, मैं बता देता हूँ। फोर्स हमारे पास अगर मेजर करने की बात की जाए तो dp अपॉन dt होती है, या फिर फोर्स बच्चा हमारे पास m इंटू dv अपॉन dt होती है, या फिर फोर्स हमारे पास मास इंटू एक्सेलरेशन होती है। ये तीनों चीजें हमारे पास फोर्स के बराबर होती है। अब फोर्स निकालना है, मास गिवन है, तो क्या चीज हमारे पास अननोन है, बताओ शाबाश। मेरे पास यहाँ पर एक्सेलरेशन अननोन है, पर वो कैसे निकलेगा, बड़े आराम से निकल जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस आपके पास क्या होता है, s इज इक्वल टू ut प्लस ऑफ क्या होता है, शाबाश बता दो, हाफ एटी स्क्वायर। ये हमारे लिए ही क्यों जरूरी है, क्योंकि इसी से डिस्टेंस, इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम मेरे पास 2 के बराबर है, हाफ इंटू एक्सेलरेशन मुझे नहीं पता, और टाइम 2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो s इज इक्वल टू 4/2 इंटू हमारे पास की डिस्टेंस 10 मीटर का है, ये कैंसिल होके 2 आ जाएगा। सो 5 s इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। या हमारे पास अगर 10 इज इक्वल टू 2 इंटू ए, सो एक्सेलरेशन इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देयरफॉर द फोर्स विल बी इक्वल टू, फोर्स हमारे पास किसके बराबर आ जाएगी, मास इंटू एक्सेलरेशन, 10 2 न्यूटन। इंटू 5, द आंसर विल बी 10 न्यूटन। सो ये HC वर्मा का हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया, 1 आ जाएगा। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 from your HC Verma. Next question. A car moving. Question number 2. जहां पर आपको डाउट लगे वो मुझे बता देना. A car moving at 40 km per hour is to be stopped by applying the brakes in next 4 meter. तो इसका मतलब मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर, या फिर 40 मल्टीप्लाइड बाई 5/18 मीटर पर सेकेंड, या फिर मेरे पास यहाँ पर आपके पास 100 डिवाइडेड बाय 9 मीटर पर सेकेंड, ये हमारे पास इसकी स्पीड है। स्टॉपिंग डिस्टेंस हमारे पास है 4 मीटर। द वेट ऑफ द कार, द मास ऑफ द कार एज पर द क्वेश्चन इज 2000 kg, ये मास है, और मुझे क्या बताना है, व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉडी और ऑन दिस कार। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द स्टॉपिंग डिस्टेंस, कोई बच्चा बता सकता है, हमारे पास स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, शाबाश बता दो। दिस इज ए u स्क्वायर अपॉन हमारे by 2a. तो 4 इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 9 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1/2a, और we can write down the acceleration is equal to, so 100 multiplied by 100 multiplied by यहाँ पर आपके पास हाफ इंटू 9 इंटू 4, ये हमारे पास आ जाएगा। हमारे पास यहाँ पर 4 इंटू 25 एंड 2 इंटू आपके पास 50, सो हमारे पास एक्सेलरेशन कितने के बराबर आ जाएगी, सो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू, 1250। या हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी 1250 एंड डिवाइडेड बाय मेरे पास 9। सर वहाँ 2 बार 9 नहीं आएगा, कहाँ पर 51 आएगा सर। एक मिनट, सर 9 2 बार आएगा। हाँ 9 2 बार आएगा, 9 आपके पास 2 बार आएगा, ठीक है 9 आपके पास 2 बार, मैंने ऊपर कर लिया था नीचे नहीं किया। सो द एक्सेलरेशन विल बी 1250 डिवाइडेड बाय 81, so therefore now what will be the force, the force is given by mass into मास इनटू एक्सेलरेशन। तो force is आपके पास कितना आ जाएगा 2000 and acceleration 1250 upon 81। सो अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आपके पास यहाँ पर ऊपर कितना आ जाएगा, अगर हम देखें तो दिस विल बी इक्वल टू 125 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो हमारे पास 250 और 1 2 3 4
और हमारे पास एक 5 आ जाएगा एंड डिवाइडेड बाय 81, आप सब्सिक्वेंटली इसको डिवाइड कर सकते हो, यह हमारे पास क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा. So this is question number 2 from your HC Verma. Very simple question. Anybody, एक ऐसा बच्चा जिसने ढंग से काइनेमेटिक्स के क्वेश्चंस किए हों, जिनको ये फॉर्मूले पता है और जिसको पता है कि फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन है. The mass is given and I have to find out only the acceleration. और एक्सेलरेशन डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट तरीके से काइनेमेटिक्स की इक्वेशन से आ रहे हैं, तो हम क्वेश्चन के आंसर निकाल पाएंगे. सो क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर हमारे पास यहाँ पर आपके पास क्या आ जाता है 3. इन अ टीवी पिक्चर ट्यूब इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द कैथोड विद अ नेग्लिजिबल स्पीड. नेग्लिजिबल मतलब 0. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3, हमारे पास with this speed and reaches the velocity of 5 into 10 raised to power आपके पास 6 meter per second. Means initial velocity of the electron is 0 meter per second and the final speed is 5 into 10 raised to power 6 meter per second. Final speed. In traveling 1 centimeter. In traveling 1 centimeter. यानी कि 1 सेंटीमीटर को ट्रेवल करके इतनी स्पीड को गेन कर दिए. Find the force exerted on the electron. Again, he wants the force on electron, mass of electron, acceleration of the electron. And we have the force is equal to mass of electron 9.1 or approximately we can take 9 also. कोई बात नहीं. 9 into 10 raised to power minus 31 approximately. And acceleration, how I am going to find out the acceleration? Because क्योंकि ये मेरे पास फाइनल वेलोसिटी है, ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, डिस्टेंस भी गिवन है. तो बताओ काका जी हम कौन सा कैसा फॉर्मूला लिख देंगे? यू एफ का स्क्वायर, यू इनिशियल का स्क्वायर 2 इंटू ए इंटू आपके पास आ गया एस. तो 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर 2 इंटू एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन हमने निकालनी है, डिस्टेंस इज 1 सेंटीमीटर 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 मीटर. एक्सक्यूज मी सर. बोलो सर वो यूआई यूएफ वाला केस फिर से समझा दो. बताओ क्या समझना है इसके अंदर से आपने? इनिशियल 0 कैसे हुआ? क्योंकि हमारे पास अगर आपके पास किताब है, आप किताब ओपन करिए, पेज नंबर यस सर है. पेज खुला नंबर हुआ है. 79, क्वेश्चन नंबर 3. In a TV picture tube, electrons are ejected from the cathode, ejected from the cathode, ejected from the cathode with negligible speed. Now, what do you understand by the word negligible? 0. Zero. So that's why जब ये कैथोड रे में से आपके पास कैथोड में से इजेक्ट हुआ तो इसकी स्पीड नेग्लिजिबल थी, तो इनिशियल स्पीड 0. और फिर वो आगे बोलता है एंड रीचेस द वेलोसिटी. If you reaches the home, what will be your final destination? If you reaches the home, what is your final destination? Home. Home. So therefore, if you reaches this velocity after covering distance 1 centimeter, technically this velocity is final and this velocity is initial, and 1 centimeter is the distance covered. So therefore, a very logical approach is to find the acceleration. I will use this concept क्योंकि इसमें टाइम नहीं है. मेरी बात को समझ गया? यस सर. So 25 into 10 raised to power, यहाँ पर हमारे पास 12 आ जाएगा, divided by 2 into 10 raised to power minus 2, and this will be your acceleration. So acceleration will be equal to, हमारे पास यहाँ पर एक्सेलरेशन आपके पास कितने के बराबर आ जाएगी? दिस 12.5 into 10 10 to 14 meter per second square. And what is the force? So 9 into 10 raised to power minus 31 into 12.5 into 10 raised to power 40. So 125 into 9. तो आपके पास आ गया 5 और 4, 2 और बच्चे 2, तो 1125.
और द फोर्स इज 112.5 into 10 raised to power -31 and 14। बताओ कितने के बराबर आ जाएगा? -31 और बच्चा हमारे पास 14, जल्दी -70 -6 -6 के -17 70 -6। So this is -17 न्यूटन। ग्रॉस एरर। ये और एक कोई बात नहीं, ग्रॉस एरर हो जाती, कोई बात नहीं, इसमें क्या दिक्कत है? हमारे पास 112.5 into 10 raised to power -17, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर हमारे पास यहाँ पर आपके पास आ जाती है बच्चे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास यहाँ पर क्या है? अ ब्लॉक ऑफ मास 0.2 kg सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग। मेरे पास यहाँ पर एक सीलिंग है बच्चे, और यहाँ से एक लाइट स्ट्रिंग ली गई, और इस लाइट स्ट्रिंग के साथ हमारे पास यहाँ पर ये लाइट स्ट्रिंग है, और इस लाइट स्ट्रिंग के साथ हमने यहाँ पर एक मास को क्या कर दिया? सस्पेंड कर दिया। ये सस्पेंड कर दिया, इसके साथ हमने यहाँ पर एक मास को सस्पेंड कर दिया, और इस मास की वैल्यू हमारे पास कितने के बराबर है? 0.2 kg के बराबर है। और हमारे पास यहाँ पर इसकी वैल्यू किसके बराबर है? 0.2 kg के बराबर है। A second block of mass 0.3 kg suspended from the first block through the another string। यहाँ पर अब हमने कोई और स्ट्रिंग ले ली, यहाँ पर बच्चा हमने क्या कर लिया? इसी और स्ट्रिंग को ले लिया इस तरीके से, और नीचे हमने यहाँ पर एक और मास को सस्पेंड कर दिया। जो हमने दूसरा मास यहाँ पर सस्पेंड किया 0.3 kg 0.3 kg के आसपास है, 0.3 kg के आसपास है। और मुझे यहाँ पर बताना है फाइंड द टेंशन इन द टू स्ट्रिंग्स। अब टेंशन, पहले वाले की टेंशन हमारे पास T1 और ये बच्चा हमारे पास T1, T2 दूसरे की हमारे पास यहाँ पर T2 और ये T2, क्योंकि मटेरियल चेंज हो गया, रस्सी में ब्रेकेज आ गई। यहाँ पर हमारे पास कितनी फोर्स लग रही है बताओ? सर मास ए के लिए टेंशन अलग होगी और मास 2 के लिए टेंशन अलग होगी। यस, क्योंकि जो रस्सी है उसमें ब्रेकेज आ गई। रस्सी में जब डिसकंटिन्यूटी आती है, ब्रेकेज आती है, आप रस्सी को तोड़ के दोबारा बांधते हो, या रस्सी के पास मास है, तो अलग अलग पोर्शन पे अलग अलग टेंशन होती है। ठीक, यस यहाँ पर हमारे पास नीचे क्या आ गया? 0.3 इंटू जी। अब हमारे पास आ जाती है फ्री बॉडी डायग्राम। अगर आप यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाए सीलिंग का, तो सीलिंग के ऊपर एक फोर्स नीचे की तरफ काम कर रही है, कौन सी सिर्फ टेंशन T1। अगर मेरे पास यहाँ पर 0.2 kg है, तो 0.2 kg के लिए नीचे ऊपर टेंशन हमारे पास कौन सी लग रही है? T1, और नीचे हमारे पास यहाँ पर टेंशन T2, प्लस इसका वेट भी तो नीचे लग रहा है 0.2 G। G होता है 10, तो फोर्स कितने की आ गई? 2 न्यूटन की। क्योंकि ये इक्विलिब्रियम की कहानी है, तो मेरे पास बताओ T1 किसके बराबर हो जाएगा? 2n + T2। नीचे जो मेरे पास यहाँ पर 0.3 kg है, इसके ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा? T2, और नीचे मेरे पास यहाँ पर 0.3 इंटू G, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 3 न्यूटन। अब बताओ यहाँ पर T2 किसके बराबर आ जाएगा? शाबाश, 3 न्यूटन। तो ये हमारे पास यहाँ पर 3 न्यूटन के बराबर। अगर T2 मेरे पास यहाँ पर 3 न्यूटन के बराबर है, सो देयरफॉर अब बता दो T1 किसके बराबर है? 5 न्यूटन। 5 न्यूटन के बराबर है। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सो ये क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम योर HC वर्मा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास यहाँ पर आ गया 5, देखते चलना। क्वेश्चन नंबर 5, 2 blocks of equal masses are tied to each other through a light string। मेरे पास 2 masses हैं, ये mass 1 है and this is the mass m, और इन दोनों masses के बीच में हमारे पास यहाँ पर क्या बच्चे? एक लाइट स्ट्रिंग को बांधा गया, और इन दोनों को हमने किसी ग्राउंड के ऊपर भी रखा हुआ है, और फ्रिक्शन का नामो निशान नहीं है हमारे पास। एक का मास हमारे पास m kg है और दूसरा भी m kg, so one is m kg and second one is also m kg, और हमारे पास one of the block is pulled along the line joining them with the constant force F।
अगर हम यहाँ पर एक को F फोर्स से खींचते हैं, यह हमारे पास F फोर्स है, ये F फोर्स है। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो यहाँ पे रस्सी में टेंशन T आ जाएगी, एक रस्सी और मासलेस है तो टेंशन हमारे पास T आ जाएगी। नेक्स्ट वन, अब सबसे पहला स्टेप इसमें मैंने आपको हमेशा क्या बताया कि एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी। यहाँ पर सपोर्टिंग फोर्स F है, अपोजिंग फोर्स यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अपोजिंग फोर्स कितनी है, 0, कोई नहीं लग रही, तो F माइनस 0 अपॉन टोटल मास 2m आ जाएगा, ये एक्सेलरेशन आ गई। और इस एक्सेलरेशन से ये वाला मास आगे जाएगा और हमारे पास ये दूसरा मास भी आपके पास आगे की तरफ को जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या आ जाती है, किसी भी, क्योंकि टेंशन निकालनी, किसी भी एक बॉडी को आप उठाओ और उसके ऊपर मेरे पास F फोर्स आगे लग रही है और टेंशन T पीछे की तरफ को लग रही है और एक्सेलरेशन A यहाँ पर है। अब बार बार देखो बच्चे, क्योंकि एक्सेलरेशन लेफ्ट टू राइट लग रही है तो ये फोर्स आपके पास बड़ी होगी, क्योंकि ये मोशन को क्या करेगी, आपके पास सपोर्ट करेगी। और जो फोर्स एक्सेलरेशन से ऑपोजिट है वो फोर्स को हमारे पास इस मोशन को क्या कर रही है, Oppose. और सिंपल सा तो फॉर्मूला है, सपोर्ट माइनस अपोज, मास इनटू एक्सेलरेशन। बताना क्या है मुझे, टेंशन, फोर्स F माइनस मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज F डिवाइडेड बाय 2m is equal to mass into आपके पास, आई एम सॉरी, टेंशन, this is equal to tension T, mass से mass cancel, so the tension T will be equal to F minus F by 2, so what is the tension बताओ, F divided by 2, so हमारे पास यहाँ पर टेंशन आपके पास किसके बराबर होगी, F divided by 2, और क्वेश्चन का आंसर आ गया। लग गया पता, किसी का इस क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं है आपके पास, किसी का कोई क्लियर डाउट? है सर। सर क्वेश्चन, एक सेकंड में आपने एक्सेलरेशन की वैल्यू डाल दी है हाँ बेटा बोलो। सर, जहाँ पर सेकंड वाले में पार्ट में आपने जो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आपने डाल दी है इसके अंदर। बिल्कुल एग्जैक्टली, क्योंकि आपने एक्सेलरेशन निकाली ये डालोगे, बिकॉज मेरे पास दो अननोन है, टेंशन और एक्सेलरेशन, क्योंकि एफ तो गिवन है, तो इन दोनों में से कोई ना कोई तो पता होगा, तभी तो बच्चे आप तीसरी चीज निकाल पाओगे। तो हमारे पास एक्सेलरेशन ए हम पहले निकाल चुके हैं, तो अब ये अननोन नहीं है, वैल्यू डालकर टी, जो कि टीचर निकालने को बोल रहे हैं, HC वर्मा साहब निकालने को बोल रहे हैं, तो निकल जाएगी। ठीक है, यस सर। सर ये जो हमने एक्सेलरेशन पहली बार निकाली है पूरे सिस्टम की है ना? पूरे सिस्टम की है, ये कनेक्टेड सिस्टम होता है, ये हमारे पास पुली हो गया या ऐसे आपके पास बहुत सारे मासेस हो गए, इनको तभी हम बोलते हैं दे आर कनेक्टेड मोशन, जो पहले की एक्सेलरेशन है वही दूसरे की, क्योंकि अगर पहले की एक्सेलरेशन ज्यादा होगी और पीछे वाले की कम होगी तो स्ट्रिंग जरूरत से ज्यादा खिंच जाएगी और टूट सकती है, और अगर पहले की एक्सेलरेशन कम हुई और पीछे वाले की ज्यादा तो रस्सी कोलैप्स हो जाएगी, तो इस वजह से दोनों की एक्सेलरेशन सेम है, तो ये मोशन कनेक्टेड मोशन है। ठीक है जगजोत, यस सर। हमारे पास अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या कहते हैं, अ पार्टिकल ऑफ मास 50 kg मूव्स ऑन द स्ट्रेट लाइन, the variation of the speed with the time is as shown in the figure, find the force acting on the particle at 2, 4 and 6 सेकेंड। तो मुझे 2, 4 और 6 सेकेंड पे पार्टिकल के ऊपर फोर्स निकालनी। देखिए ये हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, एक ग्राफ आ, यह ग्राफ हमारे पास है ऑफ द वेलोसिटी v मीटर पर सेकेंड, और हमारे पास 5, 10, 15, so we have 5 and 10 and 15, so this is 5 meter per second, this is 10 meter per second and this is 15 meter per second, and then यहाँ पर आपकी वेलोसिटी कुछ इस तरीके से वेरी करेगी, यहाँ पहुंची, फिर हमारे पास ये आपके लिए कांस्टेंट हुई और फिर यह हमारे पास यहाँ से नीचे की तरफ को आ गई, देखते हैं। और हमारे पास यहाँ पर क्या क्या चीजें, हमारे पास इस तरीके से ये डॉटेड लाइन है और 2 सेकेंड, आपके पास 2 सेकेंड पे कितना है, इसके बाद हमारे पास ये डॉटेड लाइन है और यहाँ पर मेरे पास बीच में 4 सेकेंड है और ये मेरे पास है 6 सेकेंड, और मुझे यहाँ पर बताना है कि व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग। अब मास आपके पास कितने का बराबर है, 50 ग्राम,
50 ग्राम का मतलब 50 इंटू 10⁻³ kg, ये मास आ गया। मुझे 2 सेकंड के ऊपर क्या बतानी है, आपको फोर्स बतानी है। तो फोर्स आपके पास क्या आ जाती है, मास इंटू एक्सेलरेशन। आइडिया, अब हमारे पास एक आइडिया है, मास तो गिवन है। आइडिया बच्चा हमारे पास है वीटी ग्राफ की जो स्लोप होती है, वीटी ग्राफ की आपके पास जो स्लोप होती है, वो स्लोप हमारे पास हमें क्या देती है, Acceleration. या हमको एक्सेलरेशन देती है। अब इसकी स्लोप कैसे निकलती है, स्लोप आपके पास हमेशा क्या होती है, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, X. चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। और ये स्लोप एक स्ट्रेट लाइन के लिए हर पोर्शन पे सेम होती है। याद रखना, अगर हमारे पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझिए, यह हमारे पास कांस्टेंट और पॉजिटिव स्लोप है, यह हमारे पास कांस्टेंट और नेगेटिव स्लोप है, यह हमारे पास जीरो स्लोप है, ये इंक्रीजिंग स्लोप है, और ये आपके पास डिक्रीजिंग स्लोप है। इन 1 2 3 4 5 इन पांचों के अलावा आपके पास बहुत मुश्किल है कि टीचर आपको कोई और ग्राफ पूछे। तो यहाँ पर अगर कोई बच्चा बोलता है कि मैं फोर्स निकालना चाहता हूँ 2 सेकंड पे, तो 2 सेकंड के ऊपर जो स्लोप होगी वो पूरी लाइन के बराबर होगी, क्योंकि हर जगह पे स्लोप क्या आपके पास सेम। तो अगर वीटी ग्राफ की जो स्लोप होती है वो एक्सेलरेशन देती है, तो ये निकलेगी कैसे, दिखाता हूँ। एक्सेलरेशन यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, और हमारे पास 2 सेकंड के लिए निकालो, चाहे ओ से लेके ए के बीच में निकालो, बात तो सेम। अब वेलोसिटी कैसे चेंज हुई, यहाँ पर हम कौन सा पोर्शन ले रहे हैं, लाइन ओ ए का पोर्शन देखिए। यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी कितनी होगी आपके पास, 15 - 0। टाइम कितना चेंज हो गया, तो हमारे पास यहाँ पर ये 3 के आसपास आ जाएगा। तो हमारे पास 3 - 0, तो हमारे पास एक्सेलरेशन किसके बराबर आ जाएगी, 15/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमारे पास क्वेश्चन निकल गया, द फोर्स एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो मास 5 इंटू 10⁻², एक्सेलरेशन 5, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 25 इंटू 10⁻² न्यूटन। अगर हम ए बी पोर्शन में देखें, यहां पर 4 है, अगर हम यहां पर बोले कि फोर्स 4 सेकेंड पे कितने के बराबर है, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बोलो काय 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ बिल्कुल, क्योंकि स्लोप 0 है, वेरिएशन ही नहीं है, वेलोसिटी में चेंज ही नहीं आ रहा है। और इसी तरीके से अब अगर मैं, सर क्योंकि आपके पास स्लोप ही नहीं है ना, आप 3 सेकंड से 5 सेकंड के बीच में कहीं पर भी जाओ, क्या आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, नहीं। अब हम आ जाते यहाँ पर सबसे पहले पेज के ऊपर, देखते हैं हमारे पास सबसे पहले पेज के अंदर हमारे पास क्या हो जाती है, कभी भी बच्चा हमारे पास अनबैलेंस्ड फोर्स क्या करती है, वो मोशन करवाती है, एक्सेलरेटेड या फिर रिटार्डेड। और एक्सेलरेशन का मतलब बताओ हमारे पास क्या होता है लड़के, वेलोसिटी का सेम रहना कि चेंज होना, चेंज होना। यहाँ पर देखो, अगर मेरे पास 0 फोर्स लगती है और बॉडी मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में, तो चेंज इन वेलोसिटी किसके बराबर है आपके पास, 0। तो इसका मतलब आप किसी भी टाइम पर उसको देख रहे हो, तो आपके पास यहाँ पर उसकी वेलोसिटी आपके पास क्या है बच्चे, वो आपके Zero. पास सेम, नहीं वेलोसिटी सेम, Same. चेंज आपके पास, तो हमारे पास यहाँ कांस्टेंट वेलोसिटी है या सेम वेलोसिटी है या वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो फोर्स तो 0 होगी ना लड़के, हाँ या ना, Yes. हाँ बोलो बोलो। चलिए, हमारे पास अगर हम 6 सेकंड के ऊपर देखते हैं, तो अब मुझे यहाँ पर BC पोर्शन की स्लोप निकालनी है, तो अब यहाँ पर जो एक्सेलरेशन आएगी वो चेंज इन वेलोसिटी। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये आपके पास यहाँ पर BC और ये 8 सेकंड है आपके पास, तो हमारे पास एक्सेलरेशन क्या, 8 सेकंड पर मेरी वेलोसिटी क्या होगी, 0 हो जाएगी, और 5 सेकंड पे मेरी वेलोसिटी कितने के बराबर थी, 15 के बराबर, तो 0 - 15, और नीचे टाइम आपके पास 8 - 5, तो -15/3, तो बता बच्चा हमारे पास कितना आ गया, -5 मीटर। अब 6 सेकंड पर भी यही एक्सेलरेशन मानी जाएगी, रीजन
क्योंकि हर पोर्शन के ऊपर आपके पास सेम स्लोप है। तो t इज इक्वल टू, अगर मैं 6 सेकेंड बोल देता हूं तो हमारे पास मास 5 इंटू 10⁻⁻², और एक्सेलरेशन मेरे पास -5, सो दिस इज -5 आपके पास यहां पर आ जाएगा। दिस इज -25 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन। यह हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम एच.सी. वर्मा। तो ये सर प्लीज आप वो रिपीट कर दो, OA वाला समझ नहीं आया वो कैसे आया है। हाँ बोलो, क्या नहीं समझ में आया उसमें से? 15 - 0/3 - 0 मतलब कैसे है, मतलब और BC। आपने, अच्छा मैं आपको बताता हूँ, आपके मैथमेटिक्स के अंदर स्ट्रेट लाइन का कोई टॉपिक है? यस सर। उसमें स्लोप निकालते हो बच्चे आप? यस सर। कैसे निकालते हो स्लोप उसके अंदर से? y2 - y1 x2 - x1। ठीक। मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि स्लोप कैसे निकालते हैं बच्चे हम? चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। जो आप बोल रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ उसमें कोई फर्क है? नहीं सर। नहीं। और यहाँ पर बच्चे हमने क्या लिखा? आइडिया, द वीटी ग्राफ की जो स्लोप होती है वो आपको क्या देती है? Duration। एक्सेलरेशन। अगर कोई टीचर आपको बोलता है कि 2 सेकंड पर कितनी फोर्स लग रही है, तो यहाँ पर वीटी ग्राफ के अंदर से अगर आपको एक्सेलरेशन पता लग जाए, उस एक्सेलरेशन से अगर आप बॉडी के मास को मल्टीप्लाई कर दो तो उस पॉइंट की क्या आ जाएगी? फोर्स आ जाएगी। यस और नो? यस सर। तो अगर एक्सेलरेशन स्लोप के बराबर है, अब यहाँ पर वाई एक्सिस पे क्या है बताओ बच्चे मुझे? वाई एक्सिस पे क्या है? वाई एक्सिस पे क्या पैरामीटर गिवन है बताओ? 5 10 बेटा ये क्या गिवन है? ये देखो क्या लिखा हुआ v मैंने। v मीटर पर और सेकंड। आपके पास एक्स एक्सिस पे क्या है बताओ? शाबाश। t टाइम। तो एक्सेलरेशन क्या होती है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। यस सर। तो अगर इस ग्राफ के अंदर आप O से A की तरफ को जाते हो तो आपको पता लग रहा है कि आपकी वेलोसिटी 0 से 15 हो रही है। कितने टाइम के अंदर? 3 सेकंड में। तो अगर कोई भी पर्सन आपको ये बोलता है कि आपकी वेलोसिटी 0 से 15 हो रही है 3 सेकंड में, तो आप एक्सेलरेशन कितनी बताओगे? 5 मीटर पर सेकंड। तो ये बच्चे 15 माइनस 0, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय 3 माइनस 0, ये एक्सेलरेशन आ गई, मास से मल्टीप्लाई कर दिया, फोर्स आ जाएगा। जब आप 4 सेकंड पे पहुंचे तो आपको हर जगह पे स्पीड कितनी नजर आ रही है? 15। तो आप बच्चे फोर्स कैसे निकाल सकते हो? फोर्स के लिए वेलोसिटी का चेंज होना जरूरी है, एक्सेलरेशन का आना जरूरी है। तो ए से बी के बीच में कोई फोर्स नहीं। जब आप बी से सी की तरफ को जा रहे हो, बी से सी की तरफ को जा रहे हो काके, तो आप यहाँ सी पे पहुंच गए, ये फाइनल है। इस फाइनल लोकेशन पे आपकी वेलोसिटी की वैल्यू बताओ किसके बराबर है? जरा बताओ। आपकी जो वेलोसिटी है उसकी वैल्यू यहाँ पर 8 सेकंड पे किसके 0। बराबर? 0 के बराबर। और जब आपकी मोशन शुरू हुई थी, क्योंकि आप बी से सी की तरफ को जा रहे हो, इस बी के ऊपर यानी 5 सेकंड पे आपकी वेलोसिटी किसके बराबर थी? 3। तो इसका मतलब 0 माइनस 15, और कितने टाइम के अंदर बच्चे? 8 माइनस 5। 8 माइनस। तो ऐसा अगर हम सॉल्व करते हैं तो एक्सेलरेशन आ जाती है -15/3, और ये नेगेटिव साइन जरूरी है, क्योंकि नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है कि कम हो रही है? बताओ बच्चे, वेलोसिटी बढ़ रही है कि कम हो रही है? अगर आपकी वेलोसिटी कम हो रही है तो इसका मतलब फोर्स पॉजिटिव लग रही है कि नेगेटिव? तो मतलब नेगेटिव। तो इस वजह से फोर्स नेगेटिव है। ठीक है, यस सर। चलो नेक्स्ट। हाँ बताओ, अग्रिम बताओ बच्चे। सर जब हम 0 O to A में निकालते हैं तो अगर हम 2 सेकंड्स पे निकाल रहे हैं 2.2 या 2.4 पे निकालते हैं तो उसमें सेम ही आएगी ना? ये सेम रहेगी। अगर इसको टीचर बोले ये फोर्स आपके पास 0 सेकंड यानी कि टाइम ग्रेटर देन 0 सेकंड से लेके लेस देन और इक्वल टू 3 सेकंड पे सेम रहेगी। ये फोर्स आपके पास जो है, जो आपके पास यहाँ पर है ए से बी, ये फोर्स आपके पास 0 रहेगी, ग्रेटर देन 3, और बच्चे आपके पास लेस देन 5 के अंदर। और ये बच्चे जो टाइम है
ये ग्रेटर देन 5 सेकेंड और लेस देन और इक्वल टू 8 सेकेंड के ऊपर नेगेटिव फोर्स, ठीक है। तो क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है ना, स्लोप चेंज ही नहीं हो रही है आपके पास, स्लोप आपके पास चेंज ही नहीं हो रही है। अगर आप कहीं पर भी छोटा मोटा भी डिफरेंस ले ले तो ये 5 ही आएगी। मैं बताता हूँ कैसे। मान लो कि Yes, कोई बच्चा five बोलता है, देखो देखो मैं बताता हूँ। मान लिया जाए कि आप में से कोई बच्चा बोलता है कि सर मैं इस छोटे से ट्रायंगल से स्लोप ले लूं, मैं बोलता ले ले यार। यहाँ पर भी बच्चे बताओ चेंज इन वेलोसिटी कितने के बराबर है, 10 के बराबर है, और चेंज इन टाइम कितने के बराबर है, 2। जरा इस छोटे से ट्राइंगल से स्लोप निकाल कर बताओ, 10/2 दोबारा से बताओ कितने आ रहा है, 5। इससे भी 5 आ रही है, इससे भी 5 आ रही है, तो स्लोप हर जगह पे कांस्टेंट आएगी, ठीक है। अगर कोई बच्चा बोलता है कि सर मैं यहां से निकाल दूं, निकाल दो, 2 मिनट रुक जाओ पार्थ, यहां से निकाल दो इस छोटे से। अब इस छोटे के अंदर बताओ चेंज इन वेलोसिटी कितने के बराबर है, बताओ 15 - 10। यहाँ पर चेंज इन टाइम कितने के बराबर है, 3 - अब जल्दी से बताओ यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 5 आएगा। 5। तो हर जगह पे स्लोप आपके पास सेम आ रही है, आप चाहे बड़ा पोर्शन ले लो चाहे छोटा ले लो। इस वजह से आप इसके बड़े पोर्शन पे ले लो, छोटे पे ले लो, जहां पर भी कन्वीनियंट है, आपकी एक्सेलरेशन सेम ही आएगी, स्लोप सेम ही आएगी। जी बोलो पार्थ। नहीं सर, क्लियर हो गया। ठीक है, तो थैंक यू। अब हमारे पास यहाँ पर ये क्वेश्चन भी हो गए। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाती है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन आपके रुकने नहीं चाहिए। देखो क्वेश्चन आपके सर पिछली स्लाइड करना। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन अटकता है, आपने उन क्वेश्चंस को बिल्कुल ढंग से सॉल्व करना है, और आपने बिल्कुल भी नहीं शर्माना है कि हम जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमारी बेइज्जती होगी या हमारी तारीफ होगी। सर क्योंकि अगर हम क्वेश्चंस को दबाएंगे तो वो आगे चल के किसी ना किसी फॉर्म से हमको परेशान करें। बोलो पार्थ। अब सर जहाँ पे ए पॉइंट है उसके नीचे मिडल पॉइंट में हम कोई भी जैसे टी ले लेंगे, तो ओ से टी निकालना हो तो 5 ही आएगा अगर 10/2। कहीं से भी आप कर लीजिए, कहीं से भी आप 5 to 15 कर लोगे तब भी काके वही आएगा, आप 5 to 15 कर लोगे तब भी वही आएगा। लेकिन अब पॉइंट ये है हमारे पास कि अगर मैं इस बात को प्रूव करने में, एक तो है कि मुझे समझ आ गई कि स्ट्रेट लाइन की स्लोप क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ये मुझे समझ आ जानी चाहिए। अब मुझे इस बात पे कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए कि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है और सर ने कभी ना कभी प्रूव करवाया था। तो आप कोई भी स्ट्रेट लाइन में कोई भी 2 पॉइंट्स को लेके y एक्सिस और x एक्सिस पे कोई भी 2 पॉइंट्स लेके स्लोप निकाल लीजिए, और अगर बच्चा, और उस स्लोप की जो भी चीजें आपके पास आती वो कांस्टेंट रहेंगी। अगर ये डिस्टेंस टाइम का ग्राफ होता और स्ट्रेट लाइन होती, कोई भी 2 पॉइंट्स पोजीशन के, कोई भी 2 पॉइंट्स टाइम के लेके वेलोसिटी निकाल लेते। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो कोई भी 2 पॉइंट्स ले लीजिए जो कन्वीनियंट है, जो आपके लिए इजी है, कोई भी 2 पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन पे, कोई भी 2 पॉइंट्स लेके अगर उसकी स्लोप निकालते हो वीटी ग्राफ की, तो वो एक्सेलरेशन होगी और वो हर पोर्शन पे सेम होगी, ठीक। तो ये पॉइंट यस है। सर। चले आगे। यस सर। सो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7, 2 blocks A and B of masses MA and MB respectively are kept in contact with the frictionless table। यह हमारे पास फ्रिक्शनलेस टेबल के ऊपर हमने किस में रख दिया, कॉन्टैक्ट के अंदर रख दिए, ऐसे। यह हमने फ्रिक्शनलेस टेबल के ऊपर कॉन्टैक्ट में रख दिए, ये देखिए, यह हमने फ्रिक्शनलेस टेबल के ऊपर कॉन्टैक्ट के अंदर रख दिए। द एक्सपेरिमेंट पुशेस द ब्लॉक ए फ्रॉम बिहाइंड। ये मास मेरे पास एम ए आ गया, ये मास मेरे पास एम बी आ गया, और यहां पर पीछे से मैंने फोर्स एफ लगा दी, एंड द ब्लॉक्स एक्सेलरेट्स, और ये ब्लॉक आपके पास एक्सेलरेट कर जाता है। अब एक्सेलरेशन कितने के बराबर आ जाएगी, अब अपोजिंग फोर्स कोई नहीं लग रही है, तो F - 0 अपॉन एम ए प्लस ऑफ आपके पास क्या आ जाता है, एम बी, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इन दोनों बॉडीज का कांटेक्ट है तो इनके बीच में क्या डेवलप हो जाएगी हमारे पास, इनके बीच में डेवलप नॉर्मल रिएक्शन। और नॉर्मल रिएक्शन बॉडी की तरफ आती है, यानी कि हमारे पास बी बॉडी की वजह से नॉर्मल रिएक्शन ए की तरफ को आएगी, और क्योंकि ये एक कॉमन कांटेक्ट पॉइंट है तो यही नॉर्मल रिएक्शन बी की तरफ जाएगी। अब अगर इसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो कैसे बन जाएगा, ए के लिए मास एम ए,
पीछे से फोर्स F लग रही है, यहां से फोर्स नॉर्मल रिएक्शन। अगर मैं B की बात करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये नॉर्मल रिएक्शन N है, आगे से कोई फोर्स नहीं लग रही, और ये मास MB है। ये भी यहाँ पर एक्सेलरेट कर गया, ये भी एक्सेलरेट कर गया, और मुझे यहाँ पर क्या बतानी है, नॉर्मल रिएक्शन। अब आइडिया ये है कि आप अपने आप को थोड़ा चालाक बनाओ। चालाक बनाने का मतलब हमारे पास क्या है कि अगर आप इस बॉडी के फ्री बॉडी डायग्राम को देखें तो आपके लिए ज्यादा कन्वीनियंट है, क्योंकि इस पे सिर्फ एक फोर्स लग रही है N, यहाँ पर दो लग रही है। यहाँ पर इक्वेशन क्या बन जाएगी, F माइनस एन। F माइनस एन क्यों, क्योंकि जहां पर एक्सेलरेशन लग रही है ये फोर्स उस डायरेक्शन में लग रही है और ये ऑपोजिट लग रही है, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब हम इस एक्सेलरेशन की वैल्यू 1 से डालेंगे तो n आएगा, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पर n माइनस 0 इज इक्वल टू कर दे तो mb मल्टीप्लाइड बाई k, तो नॉर्मल रिएक्शन बताओ किसके बराबर आ जाएगा, mb, और एक्सेलरेशन किसने के बराबर है, f डिवाइडेड बाई ma प्लस ऑफ मेरे पास क्या आ जाएगा, mb। सो दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन। ये हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगी, या इसको टीचर आपको क्या बोल देता है, कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट्स। दिस इज द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट्स। ये इन दो बॉडीज के बीच की कॉन्टैक्ट फोर्स है, जिसको नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। जी, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, कोई डाउट है तो आप, आज तक में किया है जब नॉर्मल रिएक्शन बनाया आपने, हाँ बोलो बोलो। तो आपने किसकी वैल्यू पुट की? मैंने किसकी वैल्यू पुट की, मैंने तो यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट की थी, ठीक है सर, ठीक। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक्सेलरेशन की, क्योंकि ये हमको दिमाग में भी रखना पड़ेगा। अब हम बच्चे बिल्कुल भोले बन के नहीं रह सकते, ठीक है, भोले बच्चों पे बाकी दुनिया दया जरूर करेगी, लेकिन बच्चे वो आपके लिए अपनी सीट नहीं छोड़ेगी। इस बात का ध्यान रखना, आपको चालाक बनना है कि नॉर्मल रिएक्शन है और एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन जो हम निकाल चुके हैं उसकी वैल्यू आएगी। आप पे दुनिया दया करेगी, लेकिन आपको कोई सीट नहीं देगा निकाल करके, भैया मैं आपको सीट दे देता हूँ, इस वजह से सीट दे देता हूँ क्योंकि आप बहुत भोले हो, तो ऐसा कुछ नहीं है बच्चे। आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जितनी मेहनत आपने बच्चे आज तक नहीं की, आपको जरूरत से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, यानी कि कम से कम 19 आवर्स अ डे, 19 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके सिलेक्शन होगी। 19 घंटे हम यहाँ पर मान के चलो कि आपको करना पड़ेगा, और अगर मेहनत अगर आप करोगे तो फायदा, और हिम्मत अगर जवाब दे रही है तो याद करना कि शुरू क्यों किया था, फिर क्यों आपने यहाँ पर शुरू किया था कि हम साइंस फील्ड को लेंगे, तो जो शुरुआत है वो भी तो इम्पोर्टेंट है, शुरू क्यों किया था। इस वजह से मैक्सिमम बच्चे अपनी शक्ति को, अपनी स्ट्रेंथ को भूल के जो है ना वो लगे रहते हैं इधर या उधर। आपको ज्यादा नहीं घूमना है, सिर्फ आपने अपने हिसाब से जो है बच्चे प्रिपरेशन करनी शुरू करनी है, और उस प्रिपरेशन के लेवल को बढ़ाना है। मैंने बोला अपने हिसाब से, अगर आप 2 घंटे बैठ सकते हो तो 2 घंटे को बैठो तो सही, उसके बाद 3 करो, 4 करो, 5 करो, 6 करो, 10 करो। नहीं करोगे तो अल्टीमेटली आप ही का नुकसान है। अब अगर कोई पर्सन ये कहता है कि भाई आपके पीछे एक टीचर लगा रहे कि बेटा फोन मत यूज करो, या वो आपके घर पे आके बोले कि फोन कम यूज करो, दोस्तों के साथ एक लिमिटेड वे में रहो, फंक्शंस के ऊपर कम जाओ, या चीजों को बच्चे आप जो है ढंग से देखना शुरू करो, तो आपके फायदे की चीज है। अब आपके पीछे कोई पर्सन कितना कर भागेगा, अगर आप फोन यूज कर रहे हो और आप ज्यादा दोस्ती यारी में पड़े हुए तो बहुत बड़ा नुकसान होगा, और वो नुकसान आपका अपना होगा, वो कलेक्टिव नहीं होगा। आपके दोस्त के अगर पेरेंट्स के पास ज्यादा पैसे हैं तो वो तो अपने बच्चे को फॉरेन में सेटल करवा देंगे, आप कैसे सेटल होंगे, पॉइंट ये है ना, पॉइंट ये है। और कंसिस्टेंसी, मैं आज की बात कहता हूँ, यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात है, 1 साल से हमारे जो फार्मर्स हैं वो 1 साल से भी ज्यादा टाइम से अपनी मांगों पे अड़े हुए थे, बहुत लोग शहीद भी हुए, जान गंवानी पड़ी, एक मूवमेंट था, लेकिन आज बच्चे आखिरकार उनकी जीत हुई। अगर वो ये बोलते कि सरकार नहीं मान रही है, आज हम छोड़ देते हैं, कितनी ठंडे बच्चे हो गए,
ठीक है, मैंने खुद टोल नाके पे जाकर देखा है कि रजाई लेके पूरी औंस गिरती है, वो बैठे रहे और उनके दिल में एक दिन भी नेगेटिविटी नहीं आई, वो बोलते थे हम जीतेंगे। ऐसे के बच्चे बोलते हैं सर क्वेश्चन नहीं होते। मैं बोलता हूँ बेटा अगर आप लगे रहोगे फार्मर्स की तरह, कितनी बड़ी उदाहरण है, फार्मर्स बच्चे लगे रहे कि वो जो कह रहे हैं वो माननी पड़ी सामने वाले को, बात झुकना उसी को पड़ा, हाँ या ना। तो ये तो सामने के स्ट्रगल करोगे, रिजल्ट कभी ना कभी तो आएगा। आज आपको क्या लगता है कि हम अगर आज शुरू करेंगे तो आज ही क्वेश्चन होने शुरू हो जाएंगे? नहीं भाई, किसी को 10 दिन लग सकते हैं और किसी को 20 दिन लग सकते हैं और किसी को 5 दिन लग सकते हैं क्वेश्चन करने में। आपको लगातार काम करना है, स्ट्रगल करोगे। और बच्चे उनको तो 1 साल लगा अपनी मांगे मनवाने के लिए, और बच्चे जाने भी गई, और ये जो ठंड है इसमें वो बाहर बैठे, लेकिन अपने लिए बैठे। तुम्हें भी ये काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रगल करना पड़ेगा। जी बोलो अग्रिम। सर इसमें हमने नॉर्मल रिएक्शन थोड़ी निकालना है, फोर्स निकालनी है। क्या बेटा? सर इसमें हमने फोर्स निकालनी है। हाँ हाँ बोलो, बोलो बच्चे। हमने सर फोर्स निकालनी है ना। हाँ बेटा, क्वेश्चन में गिवन है ना आपके पास, इफ अ ब्लॉक ए exert a force on the block B, what is the force exerted by the experiment on the A? अच्छा, हमारे पास एक्सपेरिमेंट ए, मैं समझ गया आपकी बात, मैं समझ गया इसके अंदर से बात। यहाँ पर इसको एफ डैश का नाम दे देते हैं। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। ये इसको एफ डैश का नाम दे रखा है, ठीक है, ये हमारे पास, मैं समझ गया आपकी बात, आप सही कह रहे हो। ये हमारे पास एफ डैश है, हमें ये एफ डैश निकालना। एक्चुअल के अंदर क्या है, जो नॉर्मल रिएक्शन है उसको इसने एफ के बराबर माना था। आई एम सॉरी फॉर दैट, ये है ना, ये एफ है, कोई बात नहीं, हो जाएगा, कोई बात नहीं। अब हमारे पास हमको क्या निकालना, एफ डैश। तो निकल गया बच्चे हमारे पास एफ डैश, बताओ कैसे निकल गया। तो हमारे पास यहाँ पर n इंटू, मेरे को थोड़ी सी ये है ना बच्चे आपके पास कि थोड़ी सी मुझे मिस्टेक लगी इसके अंदर से समझने के अंदर। ऐसा नहीं था कि क्वेश्चन गलत निकला, इसने एक्चुअल में, सब बच्चे देख लें, इसने नॉर्मल रिएक्शन दे रखा है एफ और एफ डैश निकालना है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी मुझसे गलती हुई कि एफ डैश है यहाँ पर, ये एफ डैश है, और ये हमारे पास अब नॉर्मल रिएक्शन एफ के बराबर लेके एम ए प्लस ऑफ एम बी डिवाइडेड बाई एम बी। अगर आप इसको एम बी से डिवाइड कर दोगे तो बताओ आंसर क्या आ जाएगा। तो एफ इंटू 1 प्लस, बिल्कुल, तो ये आंसर आ जाएगा, मुश्किल नहीं था। थैंक यू अग्रिम, थैंक यू बच्चे। ये हमारे पास क्वेश्चन हो जाते हैं सर, क्वेश्चन के अंदर कोई गड़बड़ नहीं है। हिम्मत लगा के रखो बच्चे, हम गलत भी करेंगे, ग्रॉस एरर भी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम क्वेश्चन नहीं कर सकते। मैंने बोला स्ट्रगल करनी है लाइफ के अंदर, और स्ट्रगल से ही जीत होती है, याद रखो। एक बात ध्यान रखना बच्चे, पेन इज टेम्परेरी, यानी कि जो आपका पेन है वो टेम्परेरी है, लेकिन बच्चे जो सक्सेस है वो एवर लास्टिंग होती है। पेन तो चला जाएगा, सक्सेस अगर नहीं मिली तो बेटा वो कभी नहीं आएगी। आप जो आज अगर आपको रात को बैठने में तकलीफ होती है ठंड में, तो ये टेम्परेरी है, लेकिन अगर आप ढंग से क्वेश्चन नहीं लगा पाए वहां पर, तो वो चीज बच्चे परमानेंट रहेगी आपकी लाइफ में। बस इस बात को ध्यान दें। जी पार्थ, है कोई डाउट बेटा? बोलो पार्थ। नहीं सर, कोई डाउट ठीक है, हमारे पास अब यहाँ पर हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कर लेते हैं साथ साथ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे पास है, आपके पास यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मुझे लगता है कि आपके साथ, जैसे पेज नंबर 77 का क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। अब ये शुरुआत हो चुकी है, तो ये चैप्टर अभी हमने एंड करना है बेटा, आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, परसों, जब भी करेंगे एंड जरूर करना है। एक एक क्वेश्चन करेंगे, और आपको जो चीजें समझ में नहीं आती आपने दोबारा तिबारा चौबारा जितनी बार आपको लगता है पूछना है, शर्माना नहीं, ठीक, शर्माओगे तो आपके साथ दिक्कत है। A block of mass m is placed on smooth inclined plane. क्वेश्चन देखिएगा, एक ब्लॉक को हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया ऑन द स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ द इंक्लिनेशन, हमारे पास यहाँ पर थीटा, या हमारे पास यहाँ पर आ गया थीटा। The force exerted by the plane on the block has a magnitude. यहाँ पर फोर्स exerted by the plane on the block, by the plane on the block। अब देखो, by the plane आपके पास on the block, और हमारे पास यहाँ पर क्या बच्चे, स्मूथ है, या आपके पास यहाँ पर स्मूथ आ गया। ये मास हमारे पास कितने के बराबर आ गया, m kg के बराबर।
मेरे पास अब बताओ यहाँ पर कौन कौन सी फोर्सेस होती है? नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल mg यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाता है? mg आ जाता है। ये हमारे पास यहाँ पर एक और आ गया और ये मेरे पास एक और आ गया। ये एंगल थीटा, तो काके ये भी एंगल थीटा होता है और ये क्या हो जाता है? mg cos थीटा। और हमारे पास यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाता है? mg mg sin mg sin theta थीटा। तो एक बच्चा हमारे पास यहाँ पर mg sin थीटा और दूसरा बच्चा हमारे पास यहाँ पर mg cos ऑफ थीटा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 बच्चा, आप मुझे ये बताएं, नॉर्मल रिएक्शन आपके पास जो होता है उसका रिएक्शन पेयर क्या होता है? शाबाश, बताओ जरा। mg cos नॉर्मल theta क्या बेटा? mg cos cos थीटा। theta नॉर्मल रिएक्शन अगर मेरे पास लग रहा है दो बॉडीज के बीच में, तो उसका रिएक्शन क्या होता है? mg cos थीटा, ट्रू या फॉल्स? बड़े ढंग से बच्चा आपने इसका नो जवाब- सर ट्रू। क्या बेटा? सर True. यहाँ पे बोलो बोलो बोलो, शाबाश। चलो मैं और सर यहाँ पे सिंपलीफाई ट्रू है यहाँ पर मैं बहुत सिंपलीफाई कर देता हूँ। ये मेरे पास यहाँ पर एक बॉडी एक किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ कांटेक्ट के अंदर है और हमारे पास यहाँ पर इस बॉडी के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है और ये बच्चा हमारे पास mg यहाँ पर लग रहा है। अब मुझे बताना है इस नॉर्मल रिएक्शन को अगर मैं एक फोर्स कंसीडर करता हूँ और एक्शन कंसीडर करता हूँ तो इसका रिएक्शन क्या होगा? बड़े ध्यान से जवाब देना आपने। जी सर n एक बच्चा बोल रहा है n और एक बोल रहा है mg। बताओ मैं किसकी बात मानूं? बोलो शाबाश। हाँ, क्योंकि ये बात शायद से मैं बहुत बार आपको यहाँ पर एक चीज बता चुका हूँ, सर मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ n और mg एक्शन रिएक्शन पेयर कभी नहीं होते क्योंकि इन दोनों फोर्सेस का ओरिजिन सेम नहीं है। अगर एक प्लैंक इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है तो ये बच्चे दूसरे पे भी नॉर्मल रिएक्शन लगाते हैं। जैसे इस पर्टिकुलर वुडन प्लैंक के ऊपर इसकी वजह से बच्चा हमारे पास mg cos थीटा वुडन प्लैंक पे नहीं आ रहा है, वो जमीन पे जा रहा है। तो ये वुडन प्लैंक को बच्चा हमारे पास कौन सी फोर्स लगा रहा है? बच्चे शाबाश बता दो, mg cos ऑफ थीटा। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाता है? mg बच्चा हमारे पास कितना आ जाता है? cos थीटा। ये बात अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो ये बात समझिए, क्या एक्शन और रिएक्शन एक ही बॉडी पे लग सकता है? यस और नो? कभी नहीं लग सकता। नो सर। तो n और mg एक्शन रिएक्शन पेयर कैसे हो गए काके? आपके पास अगर ये n है तो बदले में ये भी इसको आपके पास यहाँ पर क्या देगा बच्चे? n ही देगा। ये बदले के अंदर बच्चा हमारे पास इसको क्या देगा? n ही देगा। ये इसमें बच्चे अब गड़बड़ मत करना क्योंकि ये मैं बहुत बहुत बार और हर तरीके से आपको बता चुका हूँ, लेकिन अगर फिर भी आप गलती करोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। अब बच्चे वो बोल रहा है कि हमारे पास ये n इस प्लैंक को कितनी फोर्स या ये इसको कितनी फोर्स दे रहा है? तो सिंपल देखो, आंसर mg cos थीटा होगा। mg cos थीटा होगा। और काहे mg cos थीटा होगा? क्योंकि वो बैलेंस कर रहा है, इस वजह से नहीं क्योंकि वो रिएक्शन पेयर है। तो ये बच्चा हमारे पास इसका आंसर आपके पास mg cos ऑफ थीटा आ जाएगा। तो ये पॉइंट है क्योंकि ये इसको इक्वल और ऑपोजिट, मतलब कि अगर n mg cos थीटा के बराबर है तो जो प्लैंक के ऊपर रखा हुआ हमारे पास बॉक्स है वो रुका हुआ है, वो नीचे नहीं गिर रहा है क्योंकि n और mg cos ऑफ थीटा बराबर है। तो हमारे पास आंसर तो n आएगा, लेकिन ये n किसके बराबर है? mg cos थीटा। और ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आंसर हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा आपके पास। नेक्स्ट वन हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है? नंबर हमारे पास यहाँ पर 6 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि बाकी क्वेश्चन आपने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 7 मैं पहले क्लास में डिस्कस करवा चुका हूँ, याद रखना। टेस्ट में भी डाला हुआ दूसरा। बिल्कुल। और क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत आसान है क्योंकि इसके अंदर से वो दोनों स्केल 10 kg ही रीड करेंगे। ऑप्शन ए होगी। 10 kg आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, फोर्स एक्सर्टेड, कार क्यों एक्सेलरेट करती है बच्चे? क्या इंजन की वजह से, ड्राइवर की वजह से, द रोड। रोड की वजह से? और बच्चे ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 भी है,
और क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बच्चे, एक्शन रिएक्शन की बात है। ये क्वेश्चन बहुत इजी। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा टेढ़ा है, इसलिए बच्चे मैं आपको करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर बच्चा हमारे पास यहाँ पर 6 क्या बोलता है, ध्यान से देखिएगा। मेरे पास यहाँ पर एक आपके पास क्या आ गया, प्लैंक आपके अरे पास। फिफ्थ का ऑपोजिट है। हाँ देखते हैं अभी हम। अ ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन द स्मूथ वेज ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, ये थीटा के ऊपर रख दिया। The whole system is accelerated horizontally so that the block does not slip. अब ऐसा क्वेश्चन भी मैं आपको करवा चुका हूं, और ये सेम क्वेश्चन प्रताप वर्ल्ड स्कूल के अंदर भी पूछा गया था। सेम क्वेश्चन, कोई चेंज नहीं किया था, और मैंने क्लास में भी करवाया था। अगर कोई भी आपके पास ये वाली बड़ी वेज को आप आगे एक्सेलरेट करते हो तो उस पे सूडो फोर्स कहाँ की तरफ को लग जाती है, बताओ? पीछे को सर। ये पीछे की तरफ को लग जाएगी, और आपके पास m में ये नॉर्मल रिएक्शन n है, और यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, mg cos थीटा, और यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, शाबाश, mg sin थीटा। और मैं इसी से रिलेटेड तीसरा क्वेश्चन फ्रिक्शन में पूछूंगा। अगेन वही क्वेश्चन होगा, व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वेज ऑन द बॉडी। सेम क्वेश्चन लेकिन फ्रिक्शन के अंदर पूछूंगा अभी नहीं, और फिर मैं चेक करूंगा कि आपका दिमाग काम करता है कि नहीं करता है। यहां पर हमारे पास क्योंकि स्मूथ सरफेस है, तो ये प्लैंक आपको यहाँ पर फ्रिक्शन प्रोवाइड नहीं करेगा, तो फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट यहां से गया हुआ। लेकिन अगर फ्रिक्शन आ जाएगी तो उसको इंक्लूड कर देंगे। अब बताओ इस एमए के कितने कंपोनेंट्स आ जाएंगे, बताओ शाबाश। एक एम, या हमारे पास थीटा, तो ये आपके पास क्या आएगा, एम ए cos थीटा, और यहाँ पर एम ए साइन थीटा। अब ध्यान से समझो, अगेन वो हमको पूछ रहा है द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वेज ऑन द ब्लॉक। फ्रिक्शन भी फोर्स का पार्ट होती है वेज का, लेकिन वो अभी क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि हमारा वेज फ्रिक्शन स्मूथ। बिल्कुल, अगर वो होती तो फिर उसको भी कंसीडर करते। और फिर क्या होती है भाई, फ्रिक्शन में मुझे याद दिला देना, जैसे मैं फ्रिक्शन का कभी कोई क्वेश्चन कराऊं, मुझे अगर याद दिला दो, अगर मैं भूल रहा हूँ, और ये मैं आपको बिल्कुल बोल रहा हूँ, मुझे याद दिलाना, अगर मैं बुरा मानता हूं तो भी याद दिलाना। ये सर आप भूल गए, आपने एक प्रॉमिस किया था। हमारे पास पहली चीज है, ये रुका हुआ है। ये रुका हुआ क्यों है, जरा शाबाश बता दो। क्योंकि एम ए कॉस थीटा किसके बराबर है, एम जी साइन थीटा। स्टेबल है ना, क्योंकि वो बोल रहा है द ब्लॉक डज नॉट स्लिप ऑन द वेज, फ्रिक्शन के एब्सेंट होने के बावजूद, क्योंकि एम ए कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। ये कैंसिल, तो ए बताओ किसके बराबर आ जाएगा, जी tan थीटा। दूसरी चीज मुझे नॉर्मल रिएक्शन बतानी है, बताओ नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर है, काके बताओ? mg cos थीटा प्लस mg mg sin cos थीटा। थीटा plus mg sin n थीटा। is equal to m a sin थीटा प्लस ऑफ एम जी कॉस थीटा। दिमाग क्या कहता है कि मुझे क्या करना है, यहाँ पर ए की जगह मुझे क्या डाल ये दें, कॉमन निकालना है, g tan थीटा। जी tan थीटा। तो आज जैसे ही मैं यहाँ पर जी tan थीटा और यहाँ पर साइन थीटा लगाता हूँ, अब आती है आपके दिमाग की बात, आपको मैथ्स कितना अच्छा आता है। तो नॉर्मल रिएक्शन mg बाहर आ जाएगा, टेंजेंट ऑफ थीटा साइन अपॉन कॉस। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस ऑफ थीटा प्लस ऑफ मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया, कॉस थीटा आ गया, लग गया mg पता ब्रैकेट क्या? 1 by cos थीटा। और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 by cos आ जाएगा। एग्जैक्टली। तो mg आपका ब्रैकेट 1 आंसर by cos ये थीटा। बिल्कुल, और mg by cos थीटा। mg डिवाइड बाय कॉस थीटा। देखो अभी मैं आपको एक ऑप्शन देता हूँ, अगर आप बच्चे कंफर्टेबल हो तो मैं फ्रिक्शन वाला भी करवा दूं साथ ही साथ। अगर करवा दो आप, सर। सर यस सर। अगर सेम क्वेश्चन आ जाए कि फ्रिक्शन भी है और ये ब्लॉक नीचे नहीं गिर रहा, देन वही चीज है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द वेज ऑन द ब्लॉक। तो देखते हैं यहाँ पर, अब बताओ फ्रिक्शन कहाँ की तरफ को लग जाएगी, पीछे को सर। ये फ्रिक्शन आपके पास किसके बराबर हो जाएगी, एम जी साइन sin थीटा। और नॉर्मल रिएक्शन आपके पास आ गया n, और ये किसके बराबर है, एम जी कॉस थीटा। यहाँ पर फोर्स एक्सर्टेड बाय द वेज, वो पता है किसके बराबर होगी, फोर्स एक्सर्टेड जो होगी बाय द वेज वो हमारे पास किसके बराबर होगी, नॉर्मल रिएक्शन और जो फ्रिक्शनल फोर्स है, ये दोनों वेज ही तो दे रहा है, हवा से थोड़ा ना आ रही है फ्रिक्शन, वो तो वेज से आ रही है। ये इन दोनों का हमारे पास क्या आ जाएगा, वेक्टर सम, और इनका वेक्टर सम है तो अंडर रूट ऑफ क्या आ जाएगा, बताओ शाबाश, n का स्क्वायर प्लस ऑफ f का स्क्वायर। आगे बात काके समझ में,
तो अंडर रूट ऑफ n का स्क्वायर मतलब क्या आ जाएगा बताओ शाबाश, m स्क्वायर g स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। और f का स्क्वायर, क्यों फ्रिक्शन को क्यों ले रहा हूं, क्योंकि फ्रिक्शन इज आल्सो गिवन बाय वेज, वो वेज की प्रॉपर्टी है। अगर कोई भी बॉडी किसी दूसरी बॉडी पे आ रही है तो फ्रिक्शन वेज उस पे एक्सर्ट कर रहा है, क्योंकि वो बॉडी उस पे चलना चाहती है लेकिन रुकी हुई है, तो फ्रिक्शन mg sin थीटा के बराबर। तो इन दोनों फोर्सेस को मुझे ऐड करना है, तो मुझे 90 डिग्री पे ऐड करना है, क्योंकि फोर्सेस डायरेक्ट ऐड नहीं होती हैं, एंगल पे ऐड होती हैं। डायरेक्ट ऐड होती हैं 0 डिग्री पे और डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट होती है 180 पे। और फ्रिक्शनल फोर्स हमारे पास किसके बराबर है बताओ, m स्क्वायर g स्क्वायर, आपके पास क्या आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा। अब कोई अकलमंद बच्चा बता दे मेरे पास इसका आंसर किसके बराबर आ रहा है। mg बच्चा कभी सोचता ही नहीं कि आंसर mg आएगा, लेकिन तब अब देखो मैंने आपको सारा ओवरव्यू दे दिया कि एक वेज, एक इंक्लाइंड प्लेन कैसे एक मास के ऊपर आपके पास फोर्स लगा सकती है। एक केस हमने नॉर्मल लिया, एक केस हमने यहाँ पर विद सूडो फोर्स लिया, और एक केस अब हमने किसका ले लिया बच्चे, फ्रिक्शन का। फ्रिक्शन जी बोलो अग्रिम। सर जो फ्रिक्शन है ये माइनस mg sin थीटा, क्या बेटा बोलो, जो फ्रिक्शन है ये माइनस mg sin थीटा, फ्रिक्शन क्या बेटा, माइनस mg sin थीटा। क्यों mg माइनस साइन थीटा आप ले रहे हैं बेटा, नहीं सर माइनस साइन आएगा ना mg sin थीटा का फ्रिक्शन, क्यों ले रहे हो आप, मुझे एक रीजन बताइए ना आप मुझे। क्योंकि सर ये उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, ये ब्लॉक मूव कर रहा है कि रुका हुआ है, रुका है। तो mg साइन ऑफ थीटा माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू 0, तो बता mg साइन थीटा Okay. के बराबर आ जाएगा, f के बराबर। ठीक है बेटा, यस चलो दूसरा बात बच्चे, जब आप वेक्टर एडिशन करते हो तो आप फोर्सेस लेते हो कि फोर्सेस का मैग्नीट्यूड लेते हो काके, सर मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड। तो अगर नेगेटिव साइन आप गलती से भी लगा लेते हो तो भी आंसर में क्या फर्क आएगा लड़के। यस चलो ठीक है, चलिए सो आज के लिए बच्चे हम इतना करते हैं, हमने कुछ एक क्वेश्चंस किए। ये क्लास हम कोशिश करेंगे HC वर्मा, क्योंकि कई बच्चों को पता नहीं होगा, उन्होंने HC वर्मा उनके पास नहीं आई होगी। अब अगर आप ऑब्जेक्टिव 1 खत्म करें 8th क्वेश्चन को छोड़ के, ऑब्जेक्टिव 1 खत्म करें, और अब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि सर ने हमको 7 या 8 क्वेश्चन करवाए, तो हम कम से कम 20 क्वेश्चन तक करके जाएं, ताकि आपको आगे हम इस चैप्टर को बहुत बेटर ढंग से सॉल्व कर सके। ठीक है, सर सुबह चलिए क्लास होगी? हाँ बिल्कुल सुबह क्लास होगी, बताओ। सर 5 बजे होगी। 5 o'clock तो हमारे पास, हम कहाँ तक पहुंच गए थे बताओ, सर्कुलर मोशन सर्कुलर मोशन। हम सर्कुलर मोशन के आगे स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए ओके बच्चे, बाय।